हेलो एंड वेलकम गाइस। आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ में मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बेसिक्स बता दूंगा। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ेगा। मैं आपको बेसिक जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है पिछले वीडियो से, उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे और हम थोड़ा रेशियो, प्रोपोर्शन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, रेशियो, proportion, boards and streams, time, speed and distance, averages, time and work, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हम क्या कहते हैं इसको, परसेंटेज को और कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा बेसिक बता दूंगा। देखिए, यूजुअली अगर हम कहते हैं कि कोई रेशियो है, तो अगर सपोज हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स, और हमें कोई कहता है कि यहाँ पे जो रेशियो है स्टूडेंट्स का, बॉयज़ और गर्ल्स तो होगी क्लास में, इनका रेशियो 1:4 है, ठीक है। यानी देखिए, मैं आपको थोड़ा अलग एंगल से समझाने की कोशिश करूँगा यूजिंग द यूनिटरी मेथड हियर एज वेल। हम पहले हमारे हिसाब से टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? बॉय एक है, गर्ल चार है। चार और एक कितने हो गए? पाँच। क्वेश्चन में टोटल कितने दिए हुए हैं? 50। 50 कब बनेगा? तो 10। हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू, मतलब स्टूडेंट्स की वैल्यू 5 है, ये जो मिनिमम लोवेस्ट यूनिट है, ठीक है, यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं। तो उधर स्टूडेंट्स की टोटल वैल्यू कितनी है? 50। हम 5 को 50 कब बनाएंगे? जब 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो 10 का मल्टीप्लाई, ये 10 जो है वो मल्टीप्लायर है, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ से भी होगा, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ से भी होगा। तो बॉयज़ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10, और गर्ल्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 40, ठीक। ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। अब दो रेशियोज ऐसे लिखी होगी कहीं पे, 2/3 और इज इक्वल टू, यहाँ पे बताइए मुझे, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ऐसे। अगर हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, यानी ये दो रेशियोज प्रपोर्शन में है, 2:3। यहाँ से हम 4 डिजिट्स ऐसे लिखेंगे, 6:9, ठीक। इन दो का रेशियो इसके बराबर है। मूविंग ऑन विद दिस कंसेप्ट, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने मेरे पास कुछ टॉफ़ीज़ थी, 250 टॉफ़ीज़ थी मेरे पास। अब मैंने ये क्लास में, क्लास ए और क्लास बी को बांट दी। क्लास किस रेशो में बांट दी? ये मैंने बांट दी 12:13, ठीक है। तो मैं कहूँगा आपको कि ए के पास कितनी कैंडीज आएगी या टॉफ़ीज़ आएगी, बी के पास कितनी टॉफ़ीज़ आएगी। अब यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हुए, या जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमने समझा है, रेशो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, उसके हिसाब से उसको एप्लीकेशन करते हुए हम, हमारे पास टोटल कैंडीज़ कितनी है या टोटल टॉफ़ीज़ कितनी है? 12 + 13 दैट इज़ 25। बट क्वेश्चन में टोटल कैंडीज़ कितनी दी हुई है? 250। तो हमारे पास 25 है। 25 250 कब बनेगा? जब इसको 10 का मल्टीप्लायर होगा, तब आ जाएगा 2050। तो इसको भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए की 120, एक ए क्लास के पास, तो बी क्लास के पास 130, ऐसे ही आएगा। देखिए, जो एक्चुअली, हाँ, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं और मैं आपको ऐसे बता दूंगा। ए और बी के पास कैंडीज है 2:3 रेशो में, ठीक है। ए और बी के पास टोटल रेशो क्या है? 2:3। अब मैं क्वेश्चन खुद से ही बताता है वहाँ से कि अगर ए के पास टोटल कैंडीज 30 है, ए क्लास के पास टोटल कैंडीज 30 है, ए और बी किस रेशो में है? अगर इसके पास 2 है तो इसके पास 3 है। ए के पास कितनी टोटल कैंडीज है? 30। तो हमारे रेशो के हिसाब से कितनी है? 2।
230 कब बनेगा? जब इसको 15 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये 30 बन जाएगा। तो ये 3 को भी 30 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लायर हो जाएगा? 15 का, क्योंकि जब इसको ब्रेक किया होगा, जब इसको सिंप्लीफाई किया होगा तो उसी मल्टीप्लायर से तो ये सिंप्लीफाई हुआ होगा। 15 3 ज़ा 45। तो यहाँ पे बी के पास कितनी कैंडीज होगी? 45। ये इस क्वेश्चन का दूसरा पैटर्न है। अब मैं आपको अभी तो बेसिक बेसिक ही बता देता हूँ मैं, फिर हम आगे लेवल कम्प्लेक्स करेंगे। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। देखिए, अगर मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ किसी अमाउंट पे, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस बनती है, ठीक। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ मैंने खरीदी 100 रुपये में, तो इसका कॉस्ट प्राइस बन गया। अब अगर मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है, इसको मैं बेच दूंगा, इसको मैं बेच दूंगा 110 रुपये में, तो ये बन गया इसका सेलिंग प्राइस। आप बताइए मुझे, ये सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो डेफिनेटली मेरा फ़ायदा ही होगा। अगर मैं ज़्यादा अमाउंट पे चीज़ को बेचूंगा जिसको मैंने ख़रीदा है। ये 10 रुपये का, 10 रुपये मैंने बेच दिए, तो 10 रुपये इसका कितना परसेंट है? ये आपको पता ही है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पॉइंट है, एक स्टेप इसको लेफ्ट ले जाएंगे तो ये कितना बन गया? 10% अपना। तो 10% का प्रॉफिट आता है जब हम इस कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, चीज़ को बेचते हैं 110 रुपये में, तो ये 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले चलूँ, थोड़ा हम लेवल को मैं बता दूंगा आपको। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ बेसिक बेसिक। अगर आपके पास एक चीज़ है, ये आपने खरीदी है, ठीक है, एक दुकानदार ने एक चीज़ खरीदी है 100 रुपये में, ठीक। 100 रुपये में खरीदी इसने, इसने इसको रेट चेंज किया, इसने इसको रेट एक दूसरा रेट टैग लगा दिया ऊपर से, तो वो हो गया इसका मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इसका कितना है? 50 रुपीज़ बढ़ा दिया इसने, तो 150 लगा दी इसने प्रिंट इसके ऊपर। 100 रुपये में खरीदी, 150 रुपये का टैग लगा दिया, और इसको फिर बेच दिया बाद में 120 रुपये में, ठीक है, 120 रुपये में। असल में खरीदी कितने की थी? 100 रुपये की। तो बेच कितने की थी? 120 रुपये की। मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें फिर बोलता है दुकानदार कि चलो मैंने आपको कम किया, इसको कहते हैं डिस्काउंट। 150 से 120 तक कितने रुपए का फ़र्क है? 30 रुपये का फ़र्क है, -30 होता है। तो जब इसका 1% कितना है? 15। 2% कितने हो गए? सॉरी, 10% इसका कितना है? 15। तो 20% इसका कितना हो गया? 30। तो यहाँ से कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है? 20% का डिस्काउंट देता है। वेरी गुड। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये कितने परसेंट बढ़ी हुई है इसकी मार्केट प्राइस, ये देखिए सीधा 50 रुपये ज़्यादा है, तो यहाँ 10 हो गया, 10%, मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया 50%। तो ये चीज़ कितनी इसको मार्केट प्राइस से ज़्यादा हुआ है, 50% दैन द कॉस्ट प्राइस, ओके। अब अगर आपको फ़ायदा निकालना है कि टोटल फ़ायदा कितना आया इसको, आप सोचेंगे कि आपने 100 रुपये में चीज़ खरीदी है, यहाँ से तो ये इंटरमीडिएट आप छोड़िए कि यहाँ से यहाँ तक इसने मार्केट प्राइस फिर ये डिस्काउंट दे दिया, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। आप सीधा बताइए कि इसने 100 रुपये में खरीदी थी, 120 रुपये में बेच दी। 20 रुपये का इसमें डिफरेंस आता है, तो 20 रुपये कितने परसेंट बनते हैं? 10 हो गया, 10%। 20% का इसका फ़ायदा आ गया सीधा। 100 से 120 चीज़ में बेचता है, 20 रुपये का इसको फ़ायदा आ गया इसमें, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा वही परसेंटेज वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और मॉनेटरी मेथड। अभी मैंने आपको कोई फार्मूला कोई बात नहीं की उसके बारे में। अभी मैं आपको यही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे यूज़ होता है। देखिए, अगर आपके पास एक चीज़ है 1000 रुपये की, ये आपने बैंक में रख दी, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। ये आपने बैंक में रख दी, बैंक में आपने कितने टाइम के लिए रख दी? एक 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। और आपको बैंक बोल रहा है कि हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे? मान लीजिए हम 12% देंगे, ठीक है, हम आपको 12% का इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात हम करते हैं अभी, तो इस चीज़ को 1 साल के लिए रखेंगे तो कितना? 12% कितना आएगा इसका? 10% आपके पास 100 है, 1% तो 10 है, 2% हो गए 20, यानी 120। 120 बन गया इसका 12%। 1 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा? 120। अब जब ये दूसरे साल भी कैलकुलेट होगी, दूसरे साल भी इसी 1000 का 12% कैलकुलेट होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। दूसरे साल भी यही 1000 पे हम 120 रुपये आएगा इंटरेस्ट, तो 2 साल में कितना आएगा? ये 120 और 120। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 1 साल में 12% आएगा, दूसरे साल में और 12%, 12 और 12 हो गया 24% डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने 12% निकाल के रखा था, तो 12% 2 बार ले लिया, तो वही हो गया 240
240 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अब मुझे बताइए कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 1000 और इंटरेस्ट आपको कितना मिला 240, तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स आपको कितना अमाउंट वापस मिलेगा 1240। ये हो गया टोटल अमाउंट, ठीक। अमाउंट तो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है कंपाउंड, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में कहाँ पे चीज़ें चेंज होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अब आपने यही पैसे को 1 साल के लिए रख दिया 1000, ठीक है, उसके आपको पहले साल में कितना इंटरेस्ट बन गया 120, तो दूसरे साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो ये 120 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 1120 रुपये पे दूसरे साल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है। अब दूसरे साल कितना मिलेगा हमें, इसका 12% निकालना है, ठीक है, 10% तो हो गया 112, 10% हो गया ये, यानी हाँ 112, और आपको 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% की 11.2 और 2% की 22.4, 22.4, 2 हो गया 4, 5, 2 और 1। ये फिर ज़बानी आप कैलकुलेट करोगे, जब एक बार आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी ना, तो आपको फिर ये इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए हम लिख रहे हैं चीज़ें। 1254 आपको टोटल मिलेगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, अमाउंट कितना मिलेगा, ठीक है, यानी 254। हमें पता है कि 1000 हमने लगाया था यहाँ से प्रिंसिपल, तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिला 254.4, 254.4। यहाँ पे हमें मिलता था 240 रुपीज़ इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना फ़र्क आता है 14.4 रुपीज़, ठीक है, 14.4 रुपीज़। वेरी गुड। इसके बाद अभी और थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ किसके बारे में। अभी हम चलिए थोड़ा हम चलते हैं टाइम और वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का इंट्रो मैं आपको ऐसे दूंगा। सपोज ए कोई काम कर रहा है, इसको लगते हैं ये काम करने में 3 दिन, ठीक है। बी कोई काम करता है, इसको 4 दिन। इसका मतलब देखो, एक की जिस हिसाब से अपनी एफिशिएंसी होगी वो उसी हिसाब से काम करता है। अब जिसको ज़्यादा दिन लगेगी उसकी कम एफिशिएंसी होगी, है ना। ये वाला एफिशिएंट वर्कर नहीं है, ये एफिशिएंट वर्कर है क्योंकि इसको कम दिन लगते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम आपको एलसीएम का रूल पता ही होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो आज आप जान लीजिए कि एलसीएम क्या होता है एक्चुअली में, समझना। ऐसे फैक्टराइज करके तो आपने देखा होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की में आपको मल्टीपल होता है टेबल, ठीक है। आप 3 का टेबल भी पढ़ेंगे, 4 का टेबल भी पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। लोवेस्ट मतलब सबसे कम, छोटा। अब 4 का टेबल भी पढ़ेंगे, मल्टीपल हो गया टेबल में जो आते हैं। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। यानी आप 3 का टेबल भी पढ़ोगे, 4 का टेबल भी पढ़ोगे, सबसे छोटा जो दोनों टेबल्स में मल्टीपल आता है वही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए 3 3 इसमें नहीं आता है, 4 4 8 8 9, यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12, यानी 4 और 3 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है कॉमन जो दोनों के टेबल में आता है, वो 12 है। इसी को हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, एलसीएम। ये चीज़ होपफुली आपने इससे पहले भी की होगी, बट आप तो ट्रेडिशनल वो फैक्टराइज वाला मेथड करते हैं, ठीक है। हम फैक्टर्स निकालते हैं फिर देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या आता है, वो एक्चुअली यही होता है। बट ये चीज़ समझने की थोड़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 12। अब देखिए, यानी कि 12 यूनिट्स का टोटल काम है अपना। अब एक कितने दिन में करता है, 3 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा आपको पता है। 3 दिन में 12 यूनिट्स का काम करता है। आपको यूनिटरी मेथड यूज़ करके, ये डेज है, ठीक है, तो 1 डे में कितना आएगा, 1 डे बनेगा ये 3, यहाँ से भी 3 को डिवाइड, 1 डे में करेगा कितना 4 यूनिट्स का काम। ये 1 डे में करेगा 4 यूनिट्स का काम। ऐसे ही ये 4 डेज में 12 यूनिट्स का, 1 डे में करेगा 3 यूनिट्स का काम। इसकी एफिशिएंसी है, ये एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है। इसकी एफिशिएंसी है, एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। अब अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि हम ए और बी को एक साथ लगा देंगे काम पे, तो हमें इस काम में टोटल टाइम कितना लगेगा। देखिए, टोटल यूनिट्स ऑफ काम तो वही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। 12 हमारे पास है टोटल यूनिट्स ऑफ काम। और एक दिन में कितना काम होता है, 4 और 3 हो गए 7 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गए टोटल डेज, 7 1 7, एंड इन्हें एक दिन लगेगा और एक दिन का इतना हिस्सा लगेगा, इतने डेज लगेंगे, ठीक है। ये लगेगा हमें टाइम, ठीक।
ऐसे ही ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में। ये आपको याद रखना है, एक जनरल रूल, जनरल फार्मूला। स्पीड होता है बराबर कितना डिस्टेंस आप कितने टाइम में कवर करते हो, क्योंकि डिस्टेंस हम यूजुअली मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, टाइम करते हैं मेजर आवर्स में। तो किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब छोटा यूनिट अगर डिस्टेंस मीटर में ये करेंगे कैलकुलेट, और टाइम आवर के बदले मिनट्स या सेकंड्स में कैलकुलेट करेंगे तो मीटर पर सेकंड, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई गाड़ी चलती है, ठीक, ये ए से बी तक चलती है, ये 1000 किलोमीटर चलती है। 1000 किलोमीटर चलने में इसको लगता है, मान लीजिए 50 घंटे, 50 आवर्स, ठीक। तो इसकी स्पीड किसके बारे में आएगी, स्पीड क्या आएगी, इसकी स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस इसने 1000 किया, टोटल टाइम आ गया 50, ठीक। ये किलोमीटर्स में, ये आवर्स में, 20 किलोमीटर पर आवर, ओके, 20 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ में हमें ये यूनिट्स में थोड़े चेंज करने में गड़बड़ आती है क्वेश्चंस में। देखिए, 20 किलोमीटर्स को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर्स हो गए 1000 मीटर्स, ठीक। एक आवर को, मतलब एक आवर में क्या होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, मिनट्स, मिनट्स को मैं और ब्रेक करता हूँ, ये देखो ये हो गया 1000 मीटर्स, 60 मिनट्स को मैं और ब्रेक करता हूँ छोटे मिनट, 60 मिनट्स हो गए, 60 सेकंड्स हो गए 1 मिनट में, तो मिनट हो जाएगा ना 3 सेकंड में, मीटर पर सेकंड, M/S। ये आ जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा 3600, 00 कैंसिल, 2010, 5 में आता 518। आपने इससे पहले भी एक बार देखा है, कहाँ पे, जब आपने परसेंटेज और डिग्रीज के बारे में रिलेशनशिप निकाला था, तो हम क्या कहते हैं कि किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/8 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। या ऐसे कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ऐसा कहना सही है? अगर 1 सेकंड में हम 5 मीटर्स क्या ये करेंगे, ये रिलेशनशिप आपको समझ में आ रहा है? आपने इससे पहले भी कहीं देखा है। 18 किलोमीटर 1 घंटे में, अगर आप 1 सेकंड में 5 मीटर चलोगे, कि क्या, तो 1 घंटे में आप 18 किलोमीटर चलोगे?